बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बहनों और भाइयों, आज मैं आपको कोरोना वायरस के टीके के बारे में बताने जा रही हूँ। इस छोटी सी प्रेजेंटेशन में आपको वो मालूमात हासिल होगी जो कि आप तलब कर रहे हैं। आजकल हमारे सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे काफ़ी किस्म के मैसेज फैलाए जा रहे हैं जिनमें कोई हकीकत नहीं है। इससे मैं चाहती हूँ कि आपको वैक्सीन के बारे में मैं कुछ मालूमात आपके लिए कुछ मालूमात पेश करूँ। तो इस प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगी कि कोरोना वायरस कितना ज़्यादा बढ़ गया है और हम लोगों की ये ख़ास मसला है, इसका हल क्या है, वैक्सीनेशन क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, आपको कौन सी वैक्सीनेशन दी जाएगी और कुछ गलत फहमियाँ हैं उनको कैसे दूर किया जाए। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि जो भी नई चीज़ इजाद की जाती है उसको हमेशा हमें अल्लाह सुब्हान ताला और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों के मुताबिक हमें उन चीज़ों को तोल लेना चाहिए और सोच लेना चाहिए। तो हमारा दीन क्या कहता है? सबसे पहले हमारा दीन ये कहता है कि अगर आप किसी की एक की जान बचाएं तो ऐसे है कि अगर आपने कुल कायनात की जान बचाई हो। ये सूरह माइदा में है। तो ये सोचिए, अगर हम वैक्सीन के ज़रिए एक भी जान बचाएं, अपनी जान या किसी और की जान बचाएं, तो इसका हमें कितना ज़्यादा अजर मिलेगा। और यूं ही अगर हम किसी एक की जान लें तो उसका गुनाह इतना इस बराबर है कि जैसे कि आपने कुल कायनात की जान ली हो। और इसलिए अगर हम कोरोना के मामले में गैर जिम्मेदारी से पेश आए तो उसका अजाब बहुत ज़्यादा हो सकता है। दूसरा नुस्खा ये है कि हमें दूसरे लोगों को अपने जुल्म और शिद्दत और किसी नुकसान से भी बचाना चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे लोग महफूज हैं, और मोमिन वो है जिनकी लोगों की जान और माल यानी कि हिफाजत से हैं। यह सुनन नसाई में हदीस है। तो इसमें यह है कि देखिए, अगर हम किसी गिबत करते हैं या चोरी करते हैं या हम किसी को मारते हैं तो ये तो ज़ाहिर सी चीज़ें हैं जिनकी इजाज़त नहीं है। लेकिन वो नुकसान भी है जो कि सोचा जाता है या किया जाता है, जहाँ पे हम अगर थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा सा हौसला कर लें तो दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचता। इसमें यह है कि अगर हम वैक्सीनेशन लेते हैं तो हो सकता है हम किसी की जान बचा लें। लेकिन यह है कि अगर हम मास्क ना पहने, फासला ना रखें, वैक्सीनेशन ना लें तो उससे कई लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, और ये मोमिन ऐसे काम नहीं करता। दूसरा ये अगर सोचा जाए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस कदर इस चीज़ पे तवज्जो दिया करते थे कि वो तो प्याज या लहसुन खा के भी बाहर नहीं जाया करते थे। या तो वो नहीं खाते थे या वो अपना मुंह हाथ साफ करके जाते थे, इसलिए कि किसी और को गिन ना आए, किसी और को नफरत ना पैदा हो, या नुकसान ना पहुंचे। अगर हम ये सोचें कि कोरोना वायरस जो है हमारी सांस से फैलाई जा रही है, तो ये तो सबसे बदतर सांस है जिससे दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा है। और इसका नुकसान लहसुन की बू से या प्याज की बू से बहुत बढ़ता है। तीसरा यह कि हमें शिफा तलब करनी चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हर बीमारी के लिए एक इलाज इजाद किया है, एक इलाज पैदा किया है, भेजा है। और अल्लाह ताला ने ही बीमारी और इलाज पैदा किए हैं। तो ये कि हमें शिफा इलाज हमें इलाज जो है वो ढूंढना चाहिए, लेकिन इलाज जो है वो जायज़
चीज़ों में है, हराम में नहीं है। ये सुनन अबी दाऊद में है। फिर ये है कि हमें तवक्कुल करना चाहिए, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पे भरोसा। लेकिन खाली भरोसा ये नहीं है कि हम दुआ मांगें और हम इसके बारे में कुछ ना करें। अगर हम कोरोना वायरस के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये जो वबा है ये हमसे उठाई जाए, लेकिन इसके लिए हम कर क्या रहे हैं कि वबा उठाई जाए? इसका यही हल है कि हम वैक्सीन को तलब करें और अपना फासला रखें दूसरे लोगों से। फिर ये है कि कई चीज़ों की हमें समझ नहीं आती। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया कि अगर एक मक्खी जो है आपके पानी में गिर जाए तो आपको उस मक्खी को दोबारा पानी में डालना चाहिए, क्योंकि उसके एक पैर में बीमारी है, दूसरी पैर में शिफा है। और यह बुखारी शरीफ की हदीस है। इसमें यह है कि अगर ये हमारी समझ से बाहर है, हम कह सकते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में हमें दीनी बात नहीं बताई जा रही, बल्कि उस वक्त की तिब थी या जो भी है, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने अपने मशवरे से बताया है। लेकिन अगर हम सोचें कि वैक्सीनेशन के बारे में, तो ये है कि यह अभी हमें मालूम हो रहा है कि वही बीमारी, वही जो इन्फेक्शन है जिसके साथ हम बीमार हो जाते हैं, उसी इन्फेक्शन से इलाज भी किया जा सकता है। आखिरी चीज़ यह है जो अजर है। जो लोग सब्र करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो हमें आजमाएंगे खौफ के साथ, भूख के साथ, हमारे माल में, हमारे माल की कमी में, जान के जाने में। और लेकिन ये है कि जो लोग सब्र करते हैं उनको खुशखबरी दी जाए। ये सूरत बकरा में है। तो ये है कि कोरोना को मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले कोरोना जो था दिसंबर 2019 में इसको सबसे पहले पहचाना गया। उस वक्त जो है वायरस का नाम था SARS-CoV-2 और उसकी जो बीमारी पैदा होती है उसका नाम है कोविड-19। ये जो कोरोना वायरस है ये जानवरों में और इंसानों में बीमारी पैदा करती है। लेकिन कोरोना वायरस के साथ हमें ज़ुकाम भी होता है और कई बहुत खुफिया किस्म की और ख़तरनाक किस्म की बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि सार्स और मर्स हैं। और पिछले 20 सालों में ये दो बीमारियों ने जो हैं उनके साथ कुछ लोग बहुत ज़बरदस्त बीमार हुए हैं। जनवरी 2020 में यूके में पहले 2 केस मालूम हुए और मार्च 2020 में सबसे पहली जो वफात हुई कोरोना वायरस के ज़रिए वफात हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पैंडेमिक करार दिया, यानी कि जो वबा पूरी दुनिया में फैल जाए। और पहले लॉकडाउन जो था मार्च 2020 में था। ये तस्वीर जो कोरोना वायरस की तस्वीर है, इसमें आपको वायरस का मॉडल दिखाया जा रहा है। ये वायरस की जो सेल एनवेलोप है या सेल मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर एक प्रोटीन है। इसके साथ जो वायरस है सेल के अंदर दाखिल हो सकती है। वायरस जो है किसी जिंदा चीज़ के अलावा अकेले में वो सरवाइव नहीं कर सकती। तो इसलिए जो जैसे वायरस जो है टेबल पे, सरफेस पे, वुड पे, प्लास्टिक पे जो है सिर्फ किसी अरसे तक सरवाइव कर सकती है। और ये जो है ये वायरस की जेनेटिक मटेरियल मैसेंजर आरएनए है, जिसके साथ जो है वायरस बताती है वायरस के जेनेटिक मटेरियल इसमें। तो वायरस के साथ क्या होता है? सबसे पहले ये है कि अगर आपका किसी के साथ कांटेक्ट हो तो सबसे ज़्यादा जो आम तौर पे जो है ज़्यादा लोगों को 3 और 6 दिन के दरमियान में है इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन ये 11 दिन तक आपको शायद कुछ केसेस में पता नहीं चलता कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है। तकरीबन 20% जो लोग हैं उनको कोई सिम्टम नहीं है। 80% में जो है अक्सर सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, ज़बरदस्त नहीं होते, फ्लू जैसी बीमारी होती है। लेकिन तकरीबन 17% जो है वो लोग बहुत बीमार होते हैं, उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। और उनमें से तकरीबन 2% जो हैं वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। कोरोना के साथ क्या होता है, जैसे कि आपको मालूमात होगी, अक्सर बुखार, खांसी, सूंघने में और जायके में फ़र्क आ जाता है।
थकावट, सांस में दिक्कत, जो जिस्म है जिस्म टूटता है, और कई लोगों को ख़ास तौर पे इस बार जो वायरस फैल रही है उसके साथ उनको लगता है कि उनको उल्टी आएगी। जिन लोगों को सफ़ेद कोरोना होता है उनको चेस्ट पेन हो सकती है, उनकी ऑक्सीजन लेवल जो है कम हो जाती है, उनको लगता है कि वो बेहोश हो जाएंगे और वो एक सांस में बात मुकम्मल नहीं कर सकते। उन लोगों को चाहिए कि वो 999 को कॉल करें। यह आजमाया गया कि तकरीबन 20% जो पॉपुलेशन यूके की उनको कोविड हो चुका है। ये अंदाज़न तकरीबन 12 मिलियन लोग हैं, लेकिन जो टेस्ट एंड ट्रेस में उसमें सिर्फ 2.5 मिलियन दिखाए जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि फर्स्ट लॉकडाउन में हमने लोगों को टेस्ट नहीं किया, और दूसरा ये कि हर किसी को ये मालूम नहीं है कि उनको कोविड है कि नहीं। कुछ इलाकों में तकरीबन 50% यानी कि आधे लोगों को कोविड हो चुका है, जैसे कि पार्किंग और डैगनम के इलाके हैं। इसके क्या तासुरात हैं? सबसे पहले तो ये है, जैसे मैंने फरमाया, कि आपके सांस में, आपके जायके में फ़र्क आ सकता है, आपको नज़ले जैसी बीमारी हो सकती है, कुछ लोगों को निमोनिया हो जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं, ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, कुछ लोगों को साइटोकाइन स्टॉर्म होता है। इसका मतलब ये है कि आपके जो फेफड़े हैं, आपकी जो सारी ऑर्गन्स हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन फैल जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में ज़बरदस्त जैसे स्टॉर्म आता है, आंधी फैलती है इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की। कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ लोगों की हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके लॉन्ग टर्म तासरात क्या हैं? लंबे अरसे के बाद कुछ लोगों को लॉन्ग कोविड हो जाता है। इसमें यह है कि कुछ लोगों को स्ट्रोक हुआ होगा, ब्लड क्लॉट की तकलीफ होगी, कुछ लोगों को कई अरसे तक सांस में दिक्कत रहती है, कई लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह, और कुछ लोगों को क्रॉनिक फटीग है, यानी कि उनकी एनर्जी लेवल्स जो है, ताकत जो है, काफ़ी अरसे तक उनको उनमें कमज़ोरी रहती है। ये इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? अक्सर जो है बुढ़ापा, अगर हम लोग जो एशियन लोग हैं, काले लोग हैं, हम में ज़्यादा रिस्क है, मर्दों में औरतों की निस्बत ज़्यादा रिस्क है। और दूसरा ये जो है गुर्बत, कुछ लोगों के जो रोज़गार हैं, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर वगैरह या सफाई करने वाले लोग, जिनको अगर वो काम ना करें उनको रोज़ी नहीं मिलती, तनख्वाह नहीं मिलती, सॉरी। उसके अलावा जो है कुछ इलाके जो हैं वहाँ पे ज़्यादा रिस्क है। तो ये कुछ चीज़ें हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास के बाहर हैं। उसके अलावा डायबिटीज़, वज़न का बढ़ना, अगर आपको कोई दिली या लंग सांस की तकलीफ हो, आपका विटामिन डी लेवल कम हो, या कि आपको यूके गवर्नमेंट ने, यूके हुकूमत ने पहले कहा हो कि आपको शील्ड करना चाहिए, यानी कि आपको किसी से मिलना नहीं चाहिए, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। तो इसका हल क्या है? सबसे आसान चीज़ तो ये हमेशा है कि कुछ ना करो। अगर हम कुछ नहीं करते तो इसका ये है कि जो ये वबा है ये फैलती जाएगी, ज़्यादा लोग जो है मरते जाएंगे, उनको लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी होगी, उनको, उन लोगों की ज़िंदगी में कई मसले पैदा होंगे, सफरिंग होगी, तकलीफ होगी, हमें बार बार लॉकडाउन में जाना पड़ेगा और हमारी इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी। अगर हम कहते हैं कि भाई हम कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करने से बेहतर है कि हम जो है मास्क पहने, अपने हाथ साफ रखें, एक दूसरे से 2 मीटर का फासला रखें, उससे ये कि वायरस तो फैलती जाएगी लेकिन सिर्फ हम उसका नुकसान थोड़ा सा कम करेंगे। तीसरा ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम खाली विटामिन डी लें, या हम हल्दी खा लें, या हम जो भी है अपने डायबिटीज़ का इलाज कर लें, अपना वज़न कम कर लें, तो हमें कोरोना नहीं होगा। ये बिल्कुल हकीकत नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ये कोरोना के नुकसान को और इसके रिस्क को कम करती हैं, लेकिन कोरोना को ख़त्म नहीं करती। आखिरी ये है कि आप टीका लगवा लें। टीका लगवाने का ये है कि हमारी कोशिश है कि हम एक चीज़ जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, इसको पैदा करने की कोशिश करते हैं। हर्ड इम्यूनिटी उस चीज़ को, उसको कहा जाता है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगवा लें और उन लोगों में इन्फेक्शन नहीं हो सकती, उसके बाद वो लोग जो है आगे इन्फेक्शन नहीं फैला सकते। इसलिए जो लोग टीका नहीं लगा सकते
اور وہ ہائی رسک ہیں ان لوگوں کو بیماری نہیں ہوتی، اس کا رسک بہت کم ہو جاتا ہے. اور آخر کار جو ہے ڈیزیز پھیلنے سے رک جائے گی. ویکسینیشن کیسے کام کرتی ہے؟ ویکسینیشن کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کا جو جسم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قوت دی ہے کہ کئی طریقوں سے انفیکشن کو بلاک کرتا ہے. سب سے پہلے یہ جو آپ کی جلد ہے، جو آپ کا بلغم ہے، وہ ساری جو ہیں انفیکشن اور پارٹیکلز ان سب چیزوں کو وہ پھسا لیتا ہے. لیکن اگر آپ کے جسم میں ایسی کوئی نقصان دہ چیز یا انفیکشن داخل ہو جائے تو آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ سٹارٹ اپ ہو جاتا ہے اور جو بیماری ہے اس کو وہ ختم کر دیتا ہے. اب جب آپ کی جسم میں ایک ایسی فورن باڈی آتی ہے، ایک وائرس یا بیکٹیریا آتی ہے، تو پہلی بار جو ہے اس پہ ایک کوڈ ہے جس کو ہم اینٹیجن کہتے ہیں. تو آپ کی جو امیون سسٹم ہے اس کوڈ کو پہچانے گی اور اس کے مطابق اینٹی باڈیز تیار کرے گی. لیکن اس دوران جو ہے جو انسان ہے، جو مریض ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے. جب آپ کی باڈی ایک بار یہ اینٹی باڈیز تیار کر لیتی ہے، اس کے بعد اس کو اپنی میموری میں سٹور کر لیتی ہے، یعنی کہ اپنی یادداشت میں، تاکہ اگر وہ بیکٹیریا ختم بھی ہو جائے آپ کی باڈی اگلی بار اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے اور جلد از جلد ختم کر دے گی اور آپ کو بیماری سے نجات ملے گی. اب ویکسین کیسے تیار کی جاتی ہے؟ ویکسین میں بالکل کمزور قسم کی وائرس یا وائرس کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ بیماری نہ پھیلا سکے، اور لیکن جس کے تحت آپ کی باڈی جو ہے امیون رسپانس تیار کر سکتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا. اور جن نئی ویکسینز ہیں ان میں وہ مٹیریل ہے جس کے ساتھ اینٹیجن جو ہے، جو آپ کی باڈی ریکگنائز کر سکتی ہے، پہچان سکتی ہے، اس کو بناتی ہے، لیکن وائرس آپ کی باڈی میں نہیں جاتی. اس کے ساتھ یہ کہ آپ کو انفیکشن نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کا جسم جو ہے اس کا امیون سسٹم تیار کیا جاتا ہے. اس کی ایک مثال ہے جو کہ پولیو کی ویکسین ہے، جس کے تحت افریقہ میں پولیو ختم ہو چکی ہے. اس تصویر میں آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ وائرس ہے، اس کے اوپر یہ حصے جو ہیں یہ اینٹیجن ہیں، یعنی کہ ان کے تحت یہ وائرس جو ہے آپ کی امیون سسٹم وائرس کو پہچان سکتا ہے. یہ ادھر جو ہے یہ اینٹی باڈیز ہیں، اگر آپ نزدیک سے دیکھیں تو یہ اینٹی باڈی جو ہے بالکل اس اینٹیجن یعنی کہ وائرس کے اوپر جو چیزیں بنی ہوئی ہیں ان کو پہچان سکتی ہے. اب جو کرونا وائرس میں ہے یہ اینٹیجن جو ہے وہ اسپائک پروٹین ہے، جو کہ میں نے آپ کو پہلے دکھائی، جو اس کے باہر وہ دکھائی جا رہی ہے. اگر ویکسین کا پروگرام کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم کیا اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ویکسین کو پھیلانے میں وقت لگے گا، یعنی کہ 1-2 سال لگ سکتے ہیں. اس دوران ہم سب کو ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل کرنا پڑے گا. ویکسین پروگرام تبھی کامیاب ہوگا جبکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں، اس میں حصہ لیں. فی الحال جو ہے جو عورتیں حامل ہیں یا جو بچے ہیں وہ پروگرام میں شامل نہیں ہیں. دوسرے جن لوگوں کو زبردست الرجی ہے یعنی کہ وہ ایپیپین کا استعمال کرتے ہیں، یا جو لوگ بیمار ہیں ویکسین کے ٹائم پہ ان کو نہیں دی جا رہی. اس کا ہمیں ذاتی طور پہ کیا فائدہ ہے؟ ہمیں یہ فائدہ ہے کہ اس کے ساتھ بیماری سیویئر نہیں ہوگی، کم بیماری ہوگی اگر کرونا ہو بھی جائے، اور کم لوگ مریں گے. اس کے ہماری معاشرے پہ کیا اثر ہے؟ اس کا یہ ہے کہ جو ہمارے گھر والے ہمارے پیارے ہیں، ہماری کمیونٹیز میں جو لوگ بیمار ہیں یا بوڑھے ہیں ان کی حفاظت کی جائے گی. کچھ عرصے کے بعد ہم دوبارہ شادیاں، نماز باجماعت، اپنی جو فیملی گیدرنگز ہیں، اپنے جو کام ہیں، روزگار ہیں، ان پہ ہم جا سکتے ہیں، اور کسی قسم کی نارمیلٹی دوبارہ سے حاصل ہوگی. اور سب سے ضروری یہ ہے کہ ہماری ہرڈ امیونٹی ہو. بھی کہ ویکسین کیسے ایجاد کی جا سکتی ہے؟
वैक्सीन ईजाद करने में कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये प्री क्लिनिकल स्टडीज यानी कि जो कि जानवरों पे टेस्ट ट्यूब में लेबॉरेटरीज में की जाती है। उसके बाद इंसान पे यानी कि इंसानों पे तजर्बा किया जाता है। सबसे पहले जो है थोड़े से लोग होते हैं, 20 लोग या 100 लोग से कम। उसके बाद जो है जो सेहतमंद लोग हैं उन पर तजर्बा किया जाता है और आखिरकार लार्ज स्केल स्टडीज़ होती हैं जो कि आम लोगों पे की जाती हैं। आमतौर पे वैक्सीन जो है 10 से 15 सालों में ईजाद की जाती है, लेकिन कोरोना वायरस में एक ये नया तजर्बा हुआ है और इंशाल्लाह इसके साथ काफ़ी तब्दीली आएगी कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारी फंडिंग डाली है। कई जगह जहाँ रेड टेप होती है या उनके पेपर वर्क होता है या कई स्टेजेस हैं, उनको उन्होंने क्लियर कर दिया है और जो ये ट्रायल है ये एक बराबर चलती गई हैं, ये एक के बाद दूसरी नहीं की गई। इसका ये हमें फ़ायदा हुआ है कि हम वैक्सीन तो बहुत देर से बहुत जल्दी से तैयार की जाए गई है, लेकिन जो ट्रायल्स हो रही थी और इसके साथ ये है कि जो जितने लोगों ने हिस्सा लिया ट्रायल में वो तकरीबन उस बराबर हैं जो कि दूसरी वैक्सीन के लिए की गई, जैसे कि पोलियो है, एमएमआर है, रोटा वायरस है, ऐसी जो कई वैक्सीनेशन दी जाती हैं, इसमें कोई कमी नहीं आई। और जो सारी वैक्सीन जो हैं यूके में एमएचआरए के ज़रिए रेगुलेट की जाती हैं। तो यूके में आपको कौन सी वैक्सीनेशन दी जाएगी? आजकल जो है दिसंबर 2020 से फाइजर की वैक्सीन जो है वो दी जा रही है। फाइजर की वैक्सीन में जो मैंने आपको बताया जो जेनेटिक मटेरियल है स्पाइक प्रोटीन के लिए वो आप में दिया जाता है। उसके साथ आपकी बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाती है जिसके साथ आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है। इसकी 2 डोज हैं 3 हफ्तों के बाद, लेकिन आजकल 12 हफ्तों के बाद दी जाएगी। ये जो है 95% इफेक्टिव है, लेकिन जिन लोगों को ज़बरदस्त एलर्जी है वो नहीं ले सकते। दूसरी वैक्सीन जो आ रही है वो एस्ट्राजेनिका या ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है। ये मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन है। इसके साथ उन्होंने बंदर में कोरोना वायरस जो है उसको लिया है और बिल्कुल एक किस्म की वायरस है और उसमें भी जो जेनेटिक मटेरियल है जिसके साथ आपकी बॉडी कोरोना को लड़ सके। ये 70% कामयाब है। इसके भी 2 डोज हैं 12 हफ्ते के बाद। तीसरी वैक्सीन ये है मॉडर्ना, लेकिन मॉडर्ना अभी यूके में नहीं है, वो मार्च से शुरू होगी। और ये फाइजर से मिलती जुलती वैक्सीन है। दूसरी किस्म की वायरसेस वैक्सीन अभी तजर्बे की स्टेज में हैं। यूके गवर्नमेंट का ख्याल है, उनका तस्वुर है कि 15 फरवरी तक 15 मिलियन लोगों को वैक्सीन पहुंच जाएगी अगर अल्लाह सुब्हान तआला ने चाहा तो। वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट क्या है? सबसे ज़्यादा लोगों को बहुत माइल्ड साइड इफ़ेक्ट है, ख़ास तौर पे पहली डोज के बाद। कुछ लोगों को दूसरी डोज के बाद ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं जिसके साथ आपको परमानेंट नुकसान पहुंचे। तकरीबन 80% को लोग जो हैं उनके बाजू में दर्द है। जब मैंने पहला टीका लगवाया मेरे भी बाजू में दर्द रही 2-3 दिन, जैसे कि फ्लू के टीके के बाद है। कुछ लोगों को थकावट, सर में दर्द, जिस्म टूटना, कपकपी, जोड़ों में दर्द और कुछ लोगों को बुखार है। लेकिन जैसे आप देखेंगे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट्स कम होते जाते हैं। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि आपको कोरोना हो गया, ये सिर्फ कि आपका जो जिस्म है उसका इम्यून सिस्टम स्टार्ट अप हो रहा है। ओके, सबसे पहले फाइजर की वैक्सीन किसको मिलेगी? आजकल जो है कैटेगरीज 1, 2 और 3 यानी पहली जो 3 कैटेगरीज हैं उनमें हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। इसमें ये जो बूढ़े लोग हैं और उनके जो केयर हैं, जो लोग 80 साल की उम्र से ज़्यादा हैं और हेल्थ केयर वर्कर, और जो लोग 75 साल से बढ़ के हैं, उनको फाइजर की वैक्सीन पहले दी जा रही है। उसके बाद शायद मार्च अप्रैल तक ये जो कैटेगरी 4 है उन लोगों को दावत दी जाएगी। अब यह है कि कुछ लोग काफ़ी सोशल मीडिया पे अल्लाह बचा के रखे झूठ बताए जा रहे हैं, कई अफवाह फैलाई जा रही है। और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो कोरोना वायरस है कुछ लोग कहते हैं कि फ्लू के बराबर है, नज़ले के बराबर है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। ये सच है कि तकरीबन 80% लोगों को माइल्ड इलनेस है, यानी कि उन्हें फ्लू जैसी बीमारी है। लेकिन याद रखिए कि
तकरीबन 1 in 6 लोग जो हैं उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, और 10 मरतबा ज़्यादा लोग कोविड से मरते हैं फ्लू की निस्बत। कुछ लोग कहते हैं कोरोना के वायरस के साथ हम सॉरी वैक्सीन के साथ हमें ऐसे तासरात होंगे वैक्सीन के जिनके साथ हम ठीक नहीं हो सकते, लेकिन यह है इसकी कोई बुनियाद नहीं है। और हमारे दीन में ये है कि शक से बढ़ के जिस चीज़ की एविडेंस हो, जिस चीज़ को हम जान सकें, हमें उस पर अमल करना चाहिए। तो ये सारी शक की बातें हैं। फिलहाल जहाँ तक हमारे पास हकीकत है, जहाँ हमारे पास एविडेंस है, सबूत है, उसमें कोई इरिवर्सिबल साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसके साथ जो है हमें इसको तोल लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना का रिस्क ये है कि मौत और डिसेबिलिटी हो सकती है। यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि 5G के साथ है जो ये इंटरनेट के कनेक्शन है, टेलीफोन के कनेक्शन, मोबाइल फ़ोन के, लेकिन ये वुहान में उस वक्त कोरोना के सेम टाइम में हो रहा था। इनके बीच में कोई ताल्लुकात नहीं है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर ये है कि इसमें कुछ हराम है नहीं, इसमें कोई हराम चीज़ नहीं, इसमें कोई शराब या सूर का कोई हिस्सा नहीं, पोर्क जेलेटिन कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें कोई फीटल सेल्स नहीं है, कोई चिप्स कोई ट्रैकर्स नहीं है इसके अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे डीएनए हमारे जेनेटिक कोड को बदल सकती है, ये भी झूठ है। जो मैसेंजर आरएनए है वायरस की, वो खाली स्पाइक प्रोटीन के लिए, वायरस के लिए नहीं है, और वो हमारे सेल के न्यूक्लियस में दाखिल नहीं होती जहाँ के हमारा जेनेटिक कोड है। और ये एक बहुत अनस्टेबल सा मॉलिक्यूल है, यानी कि ज़्यादा देर टिक नहीं सकता, ये जल्दी से टूट जाता है। इसका इसका रोल खाली हमारे इम्यून सिस्टम को स्टार्ट अप करना है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये हमारी फर्टिलिटी पे असर हो सकता है, यानी कि इसके बाद हमारे बच्चे नहीं होंगे, ये भी झूठ है। अम, कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन जो है हमारे लोगों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, वैक्सीन जो है ब्लैक और एशियन लोगों को दी गई है, उन लोगों को दी गई जिनको मजीद हेल्थ प्रॉब्लम्स है, और उनमें कोई नुकसान नहीं आजमाया गया। आखिरी ये है कि जो लोग जिन लोगों को कोविड हो चुका है उनको भी वैक्सीन लेनी चाहिए, इसलिए क्योंकि जो एंटीबॉडी आपकी जिसने बनाई है वो अनस्टेबल है, और हमें पता नहीं कि वो आपको कितनी देर तक प्रोटेक्शन दे सकती है। अम, आखिरकार अगर आपको मज़ीद कुछ मालूमात हासिल करनी है, आप यूके कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम को गवर्नमेंट वेबसाइट पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने भी कई कामयाब रिसोर्सेज ईजाद किए हैं जिनको आप इंटरनेट पे हासिल कर सकते हैं, और बाकी ये कि आपकी ज़बान में भी आपको लीफलेट मिल सकते हैं। आखिरकार मैं ये कहना चाहूँगी कि आगे सिर्फ हमें होप रखनी है, और ये है कि ये एक ही तरीका है आगे बढ़ने का, कि हमें अल्लाह ताला पे तवक्कुल करनी है, तवक्कुल करना है। और ये है कि हमें मुस्तकबिल के लिए अम, अच्छा सोचना, अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। क्या कि हमारा दीन भी कहता है, हमारा दीन जो है इस किस्म का दीन है जो कि हमें बहुत होप देता है। और ये है कि इंशाल्लाह हम सब के अमल के साथ, हम सब की वैक्सीनेशन के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ इंशाल्लाह हम सब जो हैं एक दूसरे की हिफाजत करेंगे और इस वबा से निकल आएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। ओके, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो का फ़ायदा पहुंचा होगा, और ये ज़रूर आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में फैलाएं। मास्सलाम।